तो छात्रों, अधिकारों के विभाजन की जो नई पद्धति है, तो उस नई पद्धति के बारे में हम देखते हैं कि इस अधिनियम द्वारा विषयों का विभाजन किया गया। इस अधिनियम द्वारा विषयों का विभाजन किया गया। छात्रों, अधिकारों का विभाजन की नई पद्धति किस प्रकार से थी कि जो ये अधिनियम है, तो इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया, जो विषय थे उन विषयों का क्या किया गया कि विभाजन किया गया। छात्रों, जैसे संघीय सूची के विषय, प्रांतीय सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय थे, उनका विभाजन किया गया। तो हम देखते हैं किस प्रकार से संघीय सूची, मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों, टाइप में पूछी जाती है संघीय सूची। तो संघीय सूची के जो विषय थे, तो उनका विभाजन किस प्रकार से किया गया, तो वो देखते हैं हम छात्रों इसमें कि संघीय सूची के अंदर देखते हैं छात्रों, जो विषय संघीय सरकार से संबंधित थे, जो विषय संघीय सरकार से संबंधित थे, जो विषय संघीय सरकार से संबंधित थे। छात्रों, अब कौन कौन से विषय संघीय, कितने विषय थे संघीय सरकार से संबंधित? 59 विषय। कितने? 59 विषय। संघीय सरकार से कितने विषय संबंधित थे? 59 विषय संबंधित थे। ऐसे मामलों में कानून संघीय सरकार बनाती थी। तो ये 59 विषय हैं। तो ऐसे मामलों में कानून, ऐसे मामलों में कानून संघीय सरकार बनाती थी। ऐसे मामलों में कानून कौन बनाता था? संघीय जो सरकार थी वो कानून बनाती थी। और ये 59 विषय कौन कौन से थे, तो उनके बारे में हम देखते हैं। सेना, मुद्रा, रेल, सेना, मुद्रा, रेल, डाक, तार, बीमा, संचार, बैंक, विदेश मामले, बैंक, विदेश मामले, केंद्रीय सेवा आदि। केंद्रीय सेवा आदि। तो छात्रों, जो अधिकारों का विभाजन किया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, तो अधिकारों के विभाजन के अंतर्गत जो विषय का विभाजन किया गया, तो किस प्रकार से किया गया छात्रों? संघीय सूची, संघीय सूची, प्रांतीय सूची व समवर्ती सूची, तो 3 सूचियों के अंदर जो अधिकार थे तो वो विभाजन किया गया। तो इसमें छात्रों जो विषय संघीय सरकार से संबंधित थे, संघीय सूची के विषय कहलाए। संघीय सूची के विषय कौन से थे? जो संघीय सरकार से संबंधित थे, संघीय सूची के विषय कहलाए। इन विषयों की संख्या कितनी थी? 59। कितने विषय थे? 59 विषय ये थे। जैसे सेना, मुद्रा, रेल, डाक, तार, बीमा, संचार, बैंक, विदेश मामले, केंद्रीय सेवाएं आदि। तो कौन कौन से थे छात्रों? सेना, मुद्रा, रेल, डाक, तार, बीमा, संचार, बैंक, विदेश मामले, केंद्रीय सेवाएं आदि। ऐसे मामलों में कानून संघीय सरकार बनाती थी। तो ये मामले थे, तो उन मामलों में कानून कौन बनाती थी? संघीय सरकार द्वारा बनाए जाते थे। छात्रों, अब जो आगे है, आगे कौन सा है कि प्रांतीय सूची। अगली सूची कौन सी छात्रों? प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची।
छात्रों, जो प्रांतीय सूची है, प्रांतों के हित से संबंधित विषय, इसमें कौन से विषय आते थे? प्रांतों के हितों से संबंधित विषय, हितों से संबंधित विषय। प्रांतों से संबंधित विषय, कितने विषय थे इसके अंदर? 54 विषय। कितने विषय आते थे? 54 विषय। 54 विषय प्रांतों से संबंधित विषय थे। उनकी संख्या कितनी थी छात्रों? 54 विषय। ऐसे मामलों में केवल प्रांतीय सरकार ही कानून बनाती थी। ऐसे मामलों में केवल प्रांतीय सरकार ही कानून बनाती थी। कानून बनाती थी। जैसे अब कौन कौन से विषय थे? शिक्षा, भू राजस्व, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व, स्थानीय स्वशासन, कानून व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, नहर, खान, जंगल, नहरें, खान, जंगल, प्रांतों के अंदर व्यापार व उद्योग धंधे, प्रांतों के अंदर व्यापार में उद्योग धंधे आदि। छात्रों, जो प्रांतीय सूची है, तो प्रांतीय सूची के अंतर्गत क्या है कि प्रांतों के हितों से संबंधित विषय, जो प्रांतों के हितों से संबंधित जो विषय थे, तो उन पर वो कितने विषय थे? 54 विषय थे। प्रांतीय सूची में कौन से विषय आते थे? प्रांतों के हितों से संबंधित विषय आते थे, और इन विषयों की संख्या कितनी थी? 54 थी। और इन 54 विषयों पर ऐसे मामलों में कानून केवल कौन बनाता था? प्रांतीय सरकार ही कानून बनाती थी। संघीय सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं था। प्रांतीय सरकार इसके अंदर क्या करती थी? कानून बनाती थी। जैसे शिक्षा, भू राजस्व, स्थानीय स्वशासन, कानून व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, नहरें, खान, जंगल, प्रांतों के अंदर व्यापार व उद्योग धंधे आदि। तो छात्रों, इसमें क्या था? शिक्षा, भू राजस्व, स्थानीय स्वशासन, कानून व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, नहरें, खान, जंगल, प्रांतों के अंदर व्यापार व उद्योग धंधे। तो इस प्रकार से छात्रों, तो ये क्या थे कि जो इस प्रकार के विषय थे। और छात्रों, अब हम देखते हैं समवर्ती सूची। तो छात्रों, संघीय सूची में जो संघीय सरकार ही कानून बना सकती थी, प्रांतीय सूची के अंदर प्रांतीय सरकार ही कानून बना सकती थी। समवर्ती सूची, अब अगली सूची कौन सी है? समवर्ती सूची। कौन सी सूची छात्रों? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के अंदर जो कानून बनाता है छात्रों, वो कौन बनाता है? जिन विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, जिन विषयों पर केंद्र व राज्य
दोनों ही कानून बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची के विषय कहलाते हैं। समवर्ती सूची के विषय कहलाते हैं। ये विषय कौन से थे? विषय 36 विषय। समवर्ती सूची में कितने विषय आते थे? 36 विषय समवर्ती सूची में आते थे। केंद्र व राज्य में विवाद होने पर केंद्र व राज्य में विवाद होने पर केंद्र व राज्य में विवाद होने पर केंद्र का कानून मान्य होगा। केंद्र का कानून मान्य होगा। अब जो ये कौन कौन से विषय थे छात्रों, जैसे 36 विषय हैं, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि दीवानी तथा फौजदारी कानून, दीवानी तथा फौजदारी कानून, दीवानी तथा फौजदारी कानून, विवाह, तलाक, कारखाने, श्रम कल्याण, विवाह, तलाक, कारखाने, श्रम कल्याण, दीवानी तथा फौजदारी कानून, विवाह कानून, तलाक, कारखाने, श्रम कल्याण जैसे जो विषय थे, कल्याण आदि। इस प्रकार के जो विषय हैं छात्रों, ये कि समवर्ती सूची है, जिन विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची के विषय कहलाते हैं। और केंद्र व राज्य दोनों के अंदर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इस पर कौन कानून बनाएगा? केवल केंद्र ही केंद्र का कानून मान्य होगा। केंद्र व राज्य में विवाद होने पर केंद्र का कानून ही मान्य होगा। 36 विषय इसके थे और 36 विषयों के अंदर प्रमुख कौन से? दीवानी, फौजदारी कानून, विवाह, तलाक, दीवानी तथा फौजदारी कानून, विवाह, तलाक, कारखाने, श्रम कल्याण आदि जो मामले इसके अंदर आते थे। छात्रों, अब हम देखते हैं अवशिष्ट शक्तियां, जो अधिकारों का विभाजन करने की नई पद्धति थी, उसके अंदर अवशिष्ट शक्तियां, तो अवशिष्ट शक्तियों के बारे में हम देखते हैं। गवर्नर जनरल केंद्र व प्रांतीय विधानमंडल में कानून बनाने का अधिकार दे सकता था। तो अवशिष्ट शक्तियां क्या थी छात्रों? गवर्नर जनरल के पास में थी इस प्रकार की शक्तियां। छात्रों, इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल केंद्र व प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार दे सकता था। केंद्र व प्रांतीय विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार दे सकता था। तो छात्रों, तो ये जो अधिकार विभाजन है इसके अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल केंद्र व प्रांतीय विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार दे सकता था। तो इस प्रकार की जो ये विशेष जो शक्तियां थी, ये विशेष शक्तियां किसके पास में थी? ये विशेष शक्तियां छात्रों ये गवर्नर जनरल के पास में थी। तो इस प्रकार विशेष शक्तियां गवर्नर जनरल के पास में थी। गवर्नर जनरल जो
माध्यम से जो केंद्र में प्रांतीय विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार दे सकता था। छात्रों, अब हम देखते हैं कि संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना जो अगली विशेषता है छात्रों वो है संघीय न्यायालय की विशेषता, संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना। उन्नीस 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से किसी भी कानूनी मामले में, गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से किसी भी कानूनी मामले में अपनी इच्छा से किसी भी कानूनी मामले में अपनी इच्छा से किसी भी कानूनी मामले में राय मांगे तो संघीय न्यायालय उसे परामर्श दे सकता है। उसे परामर्श दे सकता है। उसे परामर्श दे सकता है। संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं है। संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं है। संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं है। इसके फैसलों के विरुद्ध इसके फैसलों के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल की न्याय समिति में अपील की जा सकती थी। अपील की जा सकती थी। अपील की जा सकती थी। तो छात्रों, जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो छात्रों, 1935 अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से किसी भी कानूनी मामले में राय मांगे तो संघीय न्यायालय उसे परामर्श दे सकता था। तो छात्रों, यदि गवर्नर जनरल को कोई कानूनी मामले में जानकारी मांगनी है तो वो क्या करता था कि संघीय न्यायालय से वो जानकारी मांग सकता था और संघीय न्यायालय उसको परामर्श दे सकता था। संघीय न्यायालय का फैसला अंतिम नहीं होता था। इसके जो फैसला है उसके विरुद्ध जो प्रीवी काउंसिल की न्याय समिति में भी अपील की जा सकती थी। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये संघीय न्यायालय था,
अब हम देखते हैं छात्रों अभी जो इसकी विशेषता है भारत सरकार अधिनियम 1935 की, तो उसके बारे में देखते हैं कि प्रस्तावना रहित संविधान, प्रस्तावना रहित संविधान, प्रस्तावना रहित संविधान 1935 के अधिनियम में कोई नई भूमिका या प्रस्तावना नहीं रखी गई। 1935 के अधिनियम में कोई नई भूमिका या प्रस्तावना नहीं रखी गई। प्रस्तावना नहीं रखी गई। 1919 के अधिनियम की भूमिका को 1919 के अधिनियम की भूमिका को 1935 के अधिनियम की भूमिका बना दिया गया। की भूमिका बना दिया गया। की भूमिका बना दिया गया। 1935 के अधिनियम ने 1935 के अधिनियम ने 1935 के अधिनियम ने 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में केवल 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में केवल इतना परिवर्तन किया गया कि केवल इतना परिवर्तन किया गया कि इसमें ब्रिटिश प्रांतों के साथ देशी राज्यों को भी सम्मिलित कर दिया गया। इसमें ब्रिटिश प्रांतों के साथ देशी राज्यों को भी सम्मिलित कर दिया गया। सम्मिलित कर दिया गया। छात्रों, जो इसकी प्रमुख विशेषताएं, विशेषताओं के अंदर प्रस्तावना रहित संविधान 1935 के अधिनियम में कोई नई भूमिका या प्रस्तावना नहीं रखी गई थी। 1919 के अधिनियम की भूमिका को 1935 के अधिनियम की भूमिका बना दिया गया। 1935 के अधिनियम ने 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में केवल इतना परिवर्तन किया, इसमें ब्रिटिश प्रांतों के साथ देशी राज्यों को भी सम्मिलित कर दिया गया। केवल इतना ही परिवर्तन था, बाकी कोई भी परिवर्तन इसके अंदर जो नहीं किया गया। छात्रों, तो इस प्रकार से जो ब्रिटिश संविधान जो था, ये जो 1935 का जो अधिनियम था, ये क्या था? ये प्रस्तावना रहित संविधान था। छात्रों, अब हम इसमें जो देखते हैं प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। तो प्रांतीय स्वायत्तता है, तो उसकी स्थापना के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगली जो विशेषता है, जो इसकी भारत सरकार अधिनियम 1935 की, वो विशेषता क्या है छात्रों? ये विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। तो प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना के बारे में जो हम चर्चा करेंगे।
प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। इसके बारे में हम जो चर्चा करेंगे।